अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा इटेट। आज हम वो बात करेंगे जिसपे के बड़े दिनों से कोई चेमगोइयाँ हो रही थी, कुछ एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन आखिरकार मीटिंग हो ही गई इनकी शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल भुट्टो की, और हमने देखा फजलुर रहमान साहब भी मौजूद थे, उनकी भी मीटिंग हो गई इन दोनों से। अब सवाल ये है कि जो बात कही जा रही है एपीसी, अच्छा जी हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी और क्या होगा और ये एपीसी क्या कर पाएगी, जरा सुनते हैं पहले कि लाहौर में अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब को क्या कहा शहबाज शरीफ साहब ने और बिलावल भुट्टो साहब ने, सुने। समझता हूँ कि इस इनकॉम्पिटेंट सिलेक्टेड हुकूमत कि ये अब बस की बात नहीं है कि वो हालात को सुधार सके। इमरान खान नियाजी की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और मज़ीद इस हुकूमत का रहना इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए वो किसी भी ख़तरे से कम नहीं है। अच्छा, ये बातें तो बहुत मरतबा पहले हो गई हैं, फिर हम वही बात सुन रहे हैं और साथ साथ ये भी कहा गया कि रहबर कमेटी मिलेगी और आगे क्या होगा वो भी सुनिएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से जो गुफ्तगू हुई उस पर हम मुकम्मल तौर पर हमारा इत्तफाक है कि ईद के बाद रहबर कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें बाकायदा जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस होंगे। तमाम जो कॉम्पोनेंट पार्टीज़ के वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेंट्स हैं, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह एपीसी में वो एजेंडा लेके जाएगा और एपीसी में फिर इंशाअल्लाह बाकायदा एक पूरा उसका ऐलान किया जाएगा। और नाज़रीन, इन्होंने बिलावल भुट्टो ने भी कुछ बात की कि पूरी कौम एक पेज पे है और कौन आएगा कौन जाएगा, ये भी सुनिएगा। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त सब एक पेज पे है, सारे सूबे के अवाम एक पेज पे है, वैसे इमरान को जाना पड़ेगा। अच्छा, और फिर फजलुर रहमान साहब ने क्या कहा वो भी सुन लीजिएगा। ईद के बाद इंशाल्लाह फिर ज़्यादा देर नहीं लगेगी, पहले रहबर कमेटी बैठेगी, वो कुछ तजावीज़ मुरतब करेगी एजेंडे के तौर पर और फिर एपीसी जो है उसको। नाज़रीन, याद रहे कि जाहिर है जब से ये हुकूमत आई है मसले मसाइल बहुत हुए हैं, इक्तिसादी मसले बहुत हैं, और अगर किसी ने सियासी तौर पे किसी हद तक परेशानी का बायस बनी इस हुकूमत के लिए वो था फजलुर रहमान साहब ने जब अपना धरना किया इस्लामाबाद में। उसके अलावा अगर हम कहें कि कोई मेजर पॉलिटिकल थ्रेट का सामना नहीं हुआ इस हुकूमत को तो शायद दुरुस्त हो। उसके साथ साथ ज़ाहिर अब कोविड का एक प्रेशर आया, उसके नतीजे में मसाइल पैदा हुए और अब एज वी स्पीक जो महंगाई का तूफ़ान आया है, चीनी 100 रुपये किलो हो गई है, गंदम की फसल कटी है और यानी कि अभी आप सुन भी रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और गंदम गायब हो गई है। पेट्रोल का अपना जो तूफ़ान है वो मचा और वो भी एक बड़ा सामने आया कि जी कीमत कम और फिर कीमत बढ़ी, और फिर ये भी कहा गया कि इसमें कौन लोग हैं हुकूमत के साथ बैठे हैं। तो बहुत से सवालात हुकूमत के हवाले से उठे हैं, गवर्नेंस के हवाले से बहुत से सवालात उठे हैं, लेकिन बहरहाल क्या डज दिस ऑल ट्रांसलेट इनटू एनी रियल थ्रेट फॉर द गवर्नमेंट। हमारे पास नाज़रीन आज 3 ऐसे एनालिस्ट हैं जो इन चीज़ों को बड़े गौर से देख रहे हैं और देर से देख रहे हैं, लिखते भी हैं और अपने प्रोग्राम्स भी करते हैं। एनालिस्ट भी हैं हमारे साथ, मज़हर अब्बास हैं, वेलकम टू द प्रोग्राम मज़हर। फ़हद हुसैन है नाज़रीन, रेजिडेंट एडिटर हैं डॉन के, अपना प्रोग्राम भी करते हैं डॉन में। फ़हद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और नाज़रीन मोहम्मद मालिक हैं जो अपना प्रोग्राम करते हैं बड़ा ज़बरदस्त ब्रेकिंग व्यूज़ विद मालिक, और बहरहाल हम टीवी में मैनेजमेंट में भी हैं। बहुत शुक्रिया मालिक। तो आपसे शुरू करते हैं मालिक, आप क्या कहेंगे ये जो एपीसी की तरफ गामजन है ऑपोजिशन, इज दिस गोइंग टू बी 0+0+0 या इज इट गोइंग टू बी मोर? नहीं, इट कुड बी मोर। देखिए, 2 ट्रम्प कार्ड्स हैं इस गवर्नमेंट के ऑपोजिशन के पास। एक, गवर्नमेंट बड़ी डेस्परेट है और गवर्नमेंट का सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशन बड़ा डेस्परेट है, वो है एनएफसी के रीएलोकेशन के ऊपर। तो नेशनल फाइनेंस कमीशन है, बिकॉज आप सारे कन्विंस हो गए हैं कि इस वक्त जो सी फाइनेंशियल मुल्क की हालत है उसकी वजूहत बहुत है, उसको कोरोना पे खाली ब्लेम करना जायज नहीं होगा। बहुत से इनहेरिटेंस में इनको मिले, बहुत सी नालायकियां पीपल्स पार्टी की और पीएमएलएन की थी, उससे भी ज्यादा नालायकियां अब हो रही हैं। उसकी वजह से एक फाइनेंशियल होल है बहुत बड़ा, जो एनएफसी अगर रीएलोकेट होता है तो उसमें से फंड्स इधर आते हैं। वो एक बहुत बड़ा बार्गेनिंग चिप होगा ऑपोजिशन के लिए बिहाइंड द सीन्स नेगोशिएशंस के लिए।
फिर जो प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स नसीम ये भी है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है सिंध का और पंजाब का, बाय दैट आई मीन बिटवीन बिलावल, आसिफ जरदारी और शरीफ खानदान, वो बड़ा अब देखना है वो कैसे होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स भी मुख्तलिफ है। सिंध गवर्नमेंट चाहती है, जरदारी साहब ये चाहते हैं कि निज़ाम चलता रहे, बिकॉज अगर कल को इलेक्शन होते हैं तो उनके लिए बेस्ट सिनारियो यही है कि वो सिंध में वापस आ जाएंगे पावर में, तो वो पहले ही है। सो ही कुड ओनली लूज समथिंग, ही कांट डजंट गेट टू ग्रैब एनीथिंग एक्स्ट्रा। शरीफ खानदान ये डेफिनेटली चाहेगा कि निज़ाम गिरे, हालात इतने खराब हों ताकि निज़ाम गिरे, उनकी चीजें केसेस रुकें, और उनको ये यकीन है कि अगर निज़ाम गिर के 6-8 महीने के बाद इलेक्शन होते हैं तो नेशनल गवर्नमेंट बनती है तो पंजाब स्वीप करेंगे। दे हैव एवरीथिंग टू गेन। वो बिल्कुल पॉइंट जीरो से शुरू कर रहे हैं। जो मौलाना साहब हैं वो बाय डिफॉल्ट सक्सीड करते हैं, अगर ऑपोजिशन ओवरऑल करती है तो उनको हिस्सा मिल जाता है KPK में या बलूचिस्तान में। लेकिन की प्लेयर्स हैं PMLN और पीपल्स पार्टी, बिहाइंड द सीन्स दोनों निगोशिएट भी कर रहे हैं विद पावर्स दैट बी, लेकिन दोनों की निगोशिएटिंग टर्म्स टोटली डिफरेंट हैं एक दूसरे से। उनको खाली रिलीफ चाहिए कंपनी को अपने केसेस में, इनको रिलीफ भी चाहिए और पार में हिस्सा भी चाहिए। सो दोनों के TORs मुख्तलिफ हैं जो निगोशिएशन में हो रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है जो इनके हक में जा रही है, वो ये है कि पंजाब के अंदर प्राइम मिनिस्टर बज़िद हैं, वो बंदा चेंज नहीं कर रहे। ये हम आपको फैक्ट बता सकते हैं कि इवन इंस्टीट्यूशनल बड़ी इसमें अपोजिशन है कि उनको चेंज होना चाहिए। 56% ऑफ पंजाब रुका हुआ है, जमूत का शिकार है। ये पंजाब वाला इशू प्राइम मिनिस्टर के एक पेज वाली जो हम बात सुनते हैं उसको डैमेज कर सकता है अल्टीमेटली। और दूसरा जो इकोनॉमिक, अगर पंजाब डजंट जंप स्टार्ट इकोनॉमिकली तो फिर सारा सिस्टम भी जंप स्टार्ट नहीं करेगा। तो ये 3-4 इसमें मिक्स है, मुरब्बा सा बना हुआ है। लेकिन ये अब आपने देखना है कि हाउ द गेम अनफोल्ड्स। अच्छा देखिए फहद, मुरब्बा से तो बना हुआ है, लेकिन इस मुरब्बे में बात यह है कि जो आज जैसे बिलावल कह रहे थे जी सारी कौम एक पेज पे और ये जाएंगे तो बात बनेगी, और हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने कुछ ऐसी कलिमात अदा किया कि जी ये जाएंगे तो बात बनेगी। तो ये बताएं कि पावर्स दैट बी जिसका मालिक ने भी जिक्र किया, उन्होंने कहा इंस्टीट्यूशन जिसने इनको सपोर्ट किया है, इनको किसी हद तक कंट्रीब्यूट किया कमिंग इनटू पावर, तो लगता अगर आपसे ये सवाल करें कि क्या ये सियासी जमातों के पास कोई कार्ड्स हैं जिससे कि दे कैन प्ले, या अल्टीमेटली वो इंस्टीट्यूशन ही डिसाइड करेगा? अगर इंस्टीट्यूशन डिसाइड करेगा तो ये तो सारे लिफाजी है। देखिए मेरा ख्याल है नसीम, ये मामला जो हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो जिस तरीके से ये आपस में फंसे हुए हैं। मैं सुन रहा था जो उनका जो बेसिक आर्गुमेंट है वो दुरुस्त है। ये एक ट्रैफिक जैम है बिल्कुल, यानी सियासी ट्रैफिक जैम हुआ वैसा, और उसमें ना हुकूमत जो है वो कुछ काम कर पा रही है और ना ही ऑपोजिशन जो है वो एक नॉकआउट पंच लगाने की पोजीशन में है। ये बात दुरुस्त है कि इनके पास ऑप्शन जो है वो कम है ऑपोजिशन के पास। देखिए नंबर्स नहीं है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए। फेडरल सेंटर में ये कोई तब्दीली नहीं ला सकते जब तक हुकूमत के इत्तेहादी जो है वो इन्हें ज्वाइन ना करें, और वो इत्तेहादी नाराज तो हैं लेकिन वो रैंक्स को ब्रेक करने के लिए तैयार नहीं है। अभी पंजाब में भी इस वक्त उस तरीके से इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि जो है वो तब्दीली लाएं। तो अब ऑपोजिशन क्या कर सकती है? या तो वो इनइफेक्टिव रहे जिस तरीके से वो बहुत हद तक अभी तक है, या वो APC करें और कम से कम अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को बढ़ाएं। अच्छा बार्गेनिंग किस पे होगी? 18th अमेंडमेंट और NFC ये दोनों मामला जो हैं ये टेबल पे आ चुके हैं। हमें मालूम है कि एक मूव है कि इन दोनों में कुछ तब्दीली लाई जाए, वो ऑपोजिशन के बगैर नहीं हो सकती। तो एक बार्गेनिंग पोजीशन आ गई है। अब उस बार्गेनिंग में ऑपोजिशन क्या ले सकती है, क्या मांग सकती है, किस कीमत पे कुछ निगोशिएशन हो सकती है, ये वो सारे बड़े सवाल हैं मेरा ख्याल है जिनसे ईद के बाद हमें कुछ अंदाजा होगा कि ये सियासी ऊंट जो है ये किस करवट बैठने जा रहा है। मजहर, ये जो आज हमने देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये अपनी बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ाने की बात है या इन तिलों में कोई तेल भी है? यानी कि आप रहबर कमेटी की बात करें, आप APC बुला लेंगे, बट इसको आप कुछ कन्वर्ट तो नहीं कर सकते किसी इस एक्टिविटी में जिससे कि हुकूमत थ्रेटन हो? शुक्रिया नसीम। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो क्लाइमेक्स था वो सबसे मजे का था।
जब बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने से पहले बिलावल भुट्टो ने बड़े जज्बाती अंदाज में ये कहा कि एक इनकलाब आएगा और उसकी क़यादत शहबाज शरीफ करेंगे, और शहबाज शरीफ ने उनके कांधे पर हाथ रख के कहा कि बिलावल उसकी क़यादत करेंगे। तो उससे अब मुझे नहीं पता कि शहबाज शरीफ क्या मैसेज दे रहे थे और बिलावल भुट्टो क्या चाहते थे शहबाज शरीफ से। और यही प्रॉब्लम है। मेरा ख्याल है दो ही तरीके होते हैं किसी हुकूमत के जाने के। एक तरीका तो ये होता है कि आप आईनी तरीका है, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएँ, उनकी इत्तेहादी हुकूमतों इत्तेहादी अलग हो जाएं, या पंजाब में जहाँ उनकी स्ट्रॉन्ग जो है वो ज़ाहिर है पंजाब में उनका जो है गवर्नमेंट मौजूद है, पंजाब की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने में कामयाब हो जाएं, वो तरीका हो सकता है। या फिर शो ऑफ स्ट्रेंथ। अब क्या शो ऑफ स्ट्रेंथ, ये तीनों जमातें मिलकर और इनके साथ दीगर जमातें मिलकर कोई 5-6 लाख लोग लेके उधर पहुंच सकते हैं इस्लामाबाद, और वहाँ उसी तरीके का कोई धरना डाल के इमरान खान से रेजिग्नेशन मांग सकते हैं, और उसके नतीजे में या तो तसादुम हो सकता है या उसके नतीजे में तीसरी क़ुव्वत आ सकती है माफ़ कीजिएगा। ये जो भी एक्सरसाइज होगी ये अक्टूबर नवंबर से पहले नहीं होगी। जो भी चांस लिया जाएगा ये अक्टूबर नवंबर से पहले नहीं लिया जाएगा चांस इसमें, और इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सेनेट में ये देख चुके हैं। दूसरी तरफ जो इमरान खान हैं उनके PMLQ से जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब हो गई है। कल मेरी PMLQ के इंतहाई अहम तरीन जो है साहब से बात हुई थी, और उन्होंने वाज़े तौर पे ये कहा कि उन्होंने उन लोगों को ये बात मैसेज के दे दिया है कि हमारे ख़िलाफ़ इस वक्त जो नैब का एक केस बंद हो गया था वो जो दोबारा खुलवाया गया है वो बराह रास्त वज़ीर आज़म के कहने पर खोला गया है। और ये बड़े वाज़े तौर पे उन्होंने कहा कि हमने ये बिल्कुल उनको पैगाम दे दिया है कि ये इस तरीके से इमरान खान हमारे साथ कर रहे हैं, इस तरीके से हम बहुत अरसे ज़्यादा नहीं चल सकते। लेकिन उनके बकौल उनसे ये कहा गया है कि आप थोड़ा सब्र कर लें। तो अब इसके आगे चल के क्या माने हो सकते हैं? किसने कहा है उन्हें मजहर? या तो गवर्नमेंट जी क्या कह रही है? किसने कहा उन्हें कि अभी आप चलें? जिन लोगों ने इत्तेहाद बनवाया है उन्हीं लोगों ने कहा, उन्हीं लोगों को उन्होंने मैसेज, इमरान खान को मैसेज नहीं दिया PMLQ वालों ने। PMLQ वाले ने उन्हीं को मैसेज दिया है जिन्होंने उनके साथ इत्तेहाद बनवाया है, और ये बड़ा वादे मैसेज है। और ये उन्होंने, आप देखें कि पिछले 1 साल से इमरान खान और चौधरीज की कोई मुलाकात नहीं हुई है। अभी भी जब इमरान खान लाहौर आए थे तो उन्होंने नहीं मिले चौधरी से, तो वो एक टेंशन बढ़ती जा रही है। तो अपोजिशन उससे कोई फ़ायदा उठाते ले तो उठा ले, वरना एज सच न शो ऑफ स्ट्रेंथ जो है इस वक्त दिखाने जो सूरत हाल है उसमें ये नज़र आता है कि इस्लामाबाद की तरफ कोई मार्च होगा, ना विद इन द पार्लियामेंट कोई तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, अपोजिशन अगर मुत्तहिद होती है, इकट्ठा होती है, तो वो एक मरतबा फिर जिस तरह सेनेट में उन्होंने एक एक्सरसाइज की, उसी तरह की कोई एक्सरसाइज पंजाब में वो कर सकते हैं। और जाहिर है दूसरे लोग भी उसी वक्त आपकी बात मानते हैं जब उन्हें नजर आए कि आप वाकई एक पेज पर हैं। मुझे बिल्कुल कि आपका आने का कोई चांस है, और सेनेट की एक्सरसाइज का तो नतीजा सामने आ गया था कि इट अमाउंटेड टू 0। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को जारी रखते हैं। और ये मजहर ने बड़ी अहम बात की कि उनको जो मैसेज मिला PMLQ को उनसे जिन्होंने बनवाया था इत्तेहाद कि अभी आप टेक इट ईजी, तो अगर ये वहां से मैसेज है तो फिर ऑपोजिशन एक्चुअली पॉलिटिकली क्या कुछ कर पाएगी या नहीं। ब्रेक के बाद बात करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बात इस वक्त हो रही है APC की तरफ अगर जा रही है ऑपोजिशन, तो क्या उसमें कोई APC और जो रहबर कमेटी के इजलास की बात करें, इसमें कोई जान है या नहीं है, या ये वही नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन होगा। ये फाद आप बताएं कि अभी आप तीनों जो बात कर रहे थे उसे लगा ये कि
यानी कि गवर्नेंस के इश्यूज हैं, महंगाई वगैरह अपनी जगह है, लेकिन जो ऑपोजिशन है ये उसको इस्तेमाल करके ये मुमकिन नहीं लग रहा कि लोग सड़क पे निकलें, जिसकी बात मजहर भी कह रहे थे कि अल्टीमेटली यू नीड टू ब्रिंग पीपल ऑन द स्ट्रीट अगर आपने शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं करना। तो फिर ये बात क्लियर है कि बिहाइंड द सीन्स कोई नेगोशिएशंस की बिना पर इनका ख्याल है कि ये हुकूमत को कमजोर कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज इनके पास नंबर्स गेम में नाइदर इन द पार्लियामेंट नॉर ऑन द स्ट्रीट दे हैव नंबर्स। सही कह रही हैं। देखिए अभी जो मजहर साहब बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूंगा, ये जो PMLQ का मसला है ये वाकई में बड़ा सीरियस है। जितना मजहर साहब कह रहे हैं ये उतना ही सीरियस है, और ये आज से नहीं है, पिछले कई हफ्तों से ये मामला जो है वो खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। नाराजगियों का जो एक फहरिस्त थी वो लंबी होती जा रही है, और जब से ये नैब का मामला हुआ है, नैब का केस आया है, तो मामला बहुत ज्यादा खराब हो गए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो की फैक्टर है ना, अगर हमने देखना है कि गवर्नमेंट कितनी कमजोर है या कितनी मुस्तहकम है, तो जो काफ लीग का रवैया है उससे हमें मालूम होता रहेगा। ये बात भी दुरुस्त है कि काफ लीग तब तक ये इत्तेहाद जो है उससे बाहर ही निकलेगी जब तक जो है वो उस तरीके से उनके पास वो इशारा नहीं है। एक बैरोमीटर है जो हमारे सामने है, और वहां से हमें बहुत हद तक अंदाजा हो जाएगा कि अगर हवा का रुख तब्दील हो रहा है तो हमें वहां से पहले नजर आ जाएगा। पहली बात। दूसरा, देखिए मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन के अंदर के रैंक्स में भी इस वक्त नसीम ये बहस चल रही है कि बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। क्या सिर्फ शोर मचाया जाए, यानी ये भी बहस हो रही है कि अगर हम कुछ सड़कों पे आए, अच्छा सड़कों पे आने के भी बहुत सारे ऑप्शन है, यानी एक तो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करना तो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है, लेकिन ये भी एक ऑप्शन है कि जी कुछ जल्द से जुलूस शुरू करें, कुछ सड़कों पे आके कुछ शोर करें, कुछ मुजाहरे करें, यानी ये ऑप्शन सारे टेबल पर हैं। मेरा ख्याल है कि उन्होंने अभी तक फैसला नहीं हुआ, लेकिन शायद ये फैसला जरूर हो गया है कि जिस तरीके से अभी तक ऑपोजिशन चल रही थी वो नाकाफी है, क्योंकि जब तक एक वायबल ऑल्टरनेटिव नहीं बनेगा तब तक एस्टैब्लिशमेंट को भी कोई रीजन नहीं मिलेगा कि वो कहीं से इशारा दे किसी को कि आप मूव करें। तो वायबल ऑल्टरनेटिव बनने के लिए ऑपोजिशन को काम करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, कुछ शोर मचाना पड़ेगा। और मुझे लगता यूं है कि ये जो APC होने जा रही है इसके एजेंडा में ये जरूर होगा कि एक वायबल ऑपोजिशन कैसे बना जाए और अपनी निगोशिएटिंग पावर जो है उसको कैसे बढ़ाया, निगोशिएटिंग पावर को कैसे बढ़ाया जाए। मालिक बात यह है कि देखें ऑपोजिशन जो है वो एक तो ये हम तो जो सुनते हैं, जो लोगों से हमारी बात होती है वो कहते हैं, जो ऑपोजिशन के भी लोग, कि जी ठीक है 5 साल मुकम्मल करें, ये तरीका 5 साल मुकम्मल करें। अच्छा एक तरफ तो हम ये सुन रहे हैं, दूसरी तरफ जैसे सब आप अग्री कर रहे हैं, जिसने इनको बनाया इस्टेब्लिशमेंट का रोल था, मतलब इस्टेब्लिशमेंट का हमेशा एक फेवरेट होता है इन एवरी इलेक्शन, इसमें इमरान खान थे। अच्छा अब इसमें कुछ ज्यादा ही थे इमरान खान। अगर इस वक्त कोई मिड स्ट्रीम चेंज कोई करना चाहे तो ऑब्वियसली जिसने सपोर्ट किया उस पर भी नाम आता है, तो लगता नहीं है, यानी कि मंतक नहीं मानती कि ये कोई मिड स्ट्रीम चेंज का कोई चाहेगा एट दिस पॉइंट। तो मालिक आर वी देन रियली सेइंग कि ये तो एक्चुअली 5 साल मुकम्मल करेगी हुकूमत, और ये जो ऑपोजिशन है ये किसी और वजह से बार्गेनिंग जो अपनी है पावर वो जमा कर रही है। और एक और मालिक बात कि हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से ख्वाजा आसिफ नहीं नजर आते इस तरह की मीटिंग्स में। ये भी कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि जी नहीं आप इनको 5 साल मुकम्मल करने दें, ये खुद ही खराब होंगे, उसके बाद इलेक्शंस होंगे, फिर हम देखेंगे। तो देयर आर ऑल दीज क्वेश्चंस। तो फिर ये APC वगैरह लगता है कि बस ठीक है, इट्स ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस एक्चुअली। देखिए नसीम मिड स्ट्रीम वाला क्या, जब नवाज शरीफ साहब का जाना ठहर गया था, अपॉर्चुनिटी ऑफ पावर थी उनकी, तो क्या हुआ, एकदम मुकदमा भी हो गया, फैसले भी हो गए, चले गए। पता कुछ, और उससे 4 महीने पहले कुछ सोच सकता था कि नवाज शरीफ साहब नहीं जाएंगे, बल्कि हर भी कहता था कि 5 साल भी इनके लॉक बिल्कुल ताले में डाल दें और डब्बे में अगला इलेक्शन डाल के भी चाबी फेंक दी हुई है। इस तरह नहीं होता। इस तरह तो केसेस यहाँ भी पड़े हुए हैं, यहाँ भी फॉरेन फंडिंग केस पड़ा हुआ है, एक और केस पड़ा हुआ है। कल को कोई मिड स्ट्रीम में केसेस खुल भी जाएंगे, मिड स्ट्रीम में फैसले भी हो जाते हैं। वो कितनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं होती मिड स्ट्रीम में, अगर आप चीजें कर लें। मालिक आई डोंट वांट टू इंटरप्ट, लेकिन प्लीज मालिक उधर तो लड़ाई कांस्टेंट थी ना नवाज शरीफ की। देखिए नवाज शरीफ साहब की वो तो बैटल बड़ा लंबा चला था, उसमें सरप्राइजेस नहीं थे। यहाँ तो ये तो सही बात है,
दे आर लार्जली ऑन वन पेज। देखे ना, इसमें पंजाब में वो कहते हैं जी बदलो, सब कहते हैं बदलो, इमरान खान नहीं बदलने वाले, वो नहीं बदलेंगे, बस ऐसे ही चलेगा। क्या होता है? वन पेज होता है कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट। वन पेज होता है अगर आप दोनों की म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रांजैक्शन हो तो वन पेज होता है। अगर एक साइड का बेनिफिट हो रहा हो तो वन पेज बड़ी जल्दी 2 पेज बन जाते हैं। जब भी आप वन पेज पे आते इसलिए है कि आपका ख्याल होता है कि म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप होगी, फिर आप रहते हैं उस पेज पे तब तक जब तक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप होगी, और अगर एक पार्टनर डिलीवर ना कर सके तो फिर वन पेज दोबारा 2 पेज बन जाते हैं। कोई बड़ी अनहोनी बात नहीं है। बिल क्लिंटन की एक बड़ी फेमस लाइन थी इलेक्शन में, जब उसने कहा था इट्स इकोनॉमी स्टूपिड। एट द एंड ऑफ द डे ये खत्म होनी है बात इकोनॉमी पे। हाँ, अगर ऑपोजिशन में सही बात है, वो भी ब्रेक लेते जी, खत्म करें मालिक का इम्पैक्ट अब आएगा। असल ये जो 3 माह थे अभी तक ऑनगोइंग एक्सरसाइज थी। आधी तनख्वाहों पे रेस्टोरेंट से नौकर रख दिए, दूसरों ने, किसी ने 2 महीने की छुट्टी दे दी, किसी ने आधे महीने की। अब कारखाने और बिजनेसेस मिडिल स्मॉल एंड मीडियम बड़े सीरियसली अफेक्ट हुए हैं, वो बंद हो गए हैं। इसका इम्पैक्ट अब शुरू होगा। महंगाई आपने देख ली है, अभी आपका बहुत बड़ा आटे का स्कैंडल आने वाला है, तो ये शॉर्टेज आने वाली है। रोटी आपकी 9 रुपए से दाब के कहीं 9 रुपए की बिक रही है कि 13 रुपए की बिक रही है। नान आपका 15 रुपए प्लस कर गया हुआ। आप हाईएस्ट, आपकी 78% आपकी जो एनर्जी कंजम्पशन है, नीड जो आप फुलफिल करती हैं वो आप गंदम से करती हैं। गंदम पर भी बहुत बड़ा क्राइसिस आ रहा है, चीनी का क्राइसिस आ रहा है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, सारी चीजें, अनएम्प्लॉयमेंट ऐड हो गई है। ये सारा अभी ये हाँ, ये इम्पोर्टेंट है मालिक, ये इम्पोर्टेंट। ब्रेक लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है। सवाल यही है नाज़रीन, क्योंकि उधर नहीं नजर आता, हमें तो बाहर नहीं नजर आता कोई चेंज उस तरफ जहां तक इस्टेब्लिशमेंट और सपोर्टर्स का ताल्लुक है। ये बड़ी बात है कि ये जो क्राइसिस है, महंगाई वगैरह बहुत बढ़ती जा रही है। मालिक ने ठीक एक्सप्लेन किया है। ब्रेक के बाद आते हैं, मजहर से पूछेंगे क्या ये जो मसाइल हैं इनमें कोई पोटेंशियल है कि गवर्नमेंट को ये दे बिकम अ थ्रेट फॉर द गवर्नमेंट ऑन द स्ट्रीट। आफ्टर द ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे ऑपोजिशन की इस वक्त क्या स्टैंडिंग है, क्या उसकी स्ट्रैटेजी है। मजहर ये बताएं ज़रा कि क्या जो महंगाई का यकीनन तूफान है, इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इट, चीनी 100 पे चली गई है, अभी गंदम है वो गायब हो गई है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। कैन दिस ट्रांसलेट इनटू एनी थ्रेट फॉर द गवर्नमेंट? कोई ये क्या आपको लगता है कि लोगों का वो मूड है कि बाहर निकल आए कि जी ये इतनी महंगाई है, नॉट एक्सेप्टेबल? देखिए, थ्रेट उन मानों में आप समझ लें कि पीटीआई का इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी नहीं है। पीटीआई तमाम तर कोशिशों के बावजूद 2018 के इलेक्शन में भी पीएमएलएन का वोट बैंक नहीं तोड़ सकी माफ कीजिएगा। और अभी भी पीटीआई को कंसर्न ये, इसीलिए वो लोकल बॉडीज इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अगर लोकल बॉडीज इलेक्शन अगले साल वो कराते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि पीएमएलएन लोकल बॉडी स्वीप कर जाए, और अगर वो लोकल बॉडी स्वीप कर जाती है तो वो लॉन्चिंग पैड होगा पीएमएलएन के लिए अगले इलेक्शन में। पीएमएलएन को ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो इस वक्त स्ट्रीट पर आए और गवर्नमेंट को अगर, और खासतौर पे अगर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ खड़ी है इस वक्त और वो नहीं चाहते कोई अफरा तफरी, तो पीएमएलएन नहीं जाएगी उस एक्सटेंट पे। देखिए, जो कंसर्न है कुछ क्वार्टर्स में वो ये है कि मार्च 2021 में सेनेट के 50% मेंबर्स रिटायर हो जाएंगे, और इस चीज़ का कभी इम्कान है कि तहरीक इंसाफ जो है, अगर उनके इत्तेहादियों में दरारें नहीं पड़ती तो तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी सेनेट में मेजॉरिटी में आ जाएंगे, और उसके बाद इस चीज़ का इम्कान है कि बड़ी तादाद में लेजिस्लेशन वो करें, उस अपने फेवर की लेजिस्लेशन कर पाएँ वो उसमें। तो जो पीटीआई का थ्रेट है, जैसे महंगाई आप बात कर रही हैं, महंगाई अगर मल्टीप्लाई होती है तो पीएमएलएन को बहुत कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लोग खुद कंसर्न होंगे और उनके पास दूसरी चॉइस जो है वो वापस पीएमएलएन बनती जाएगी, और इससे पीएमएलएन की पॉपुलैरिटी मल्टीप्लाई होती जाएगी। अब जाहिर है उनके ग्रास रूट लेवल पे वो चीज़ें मौजूद हैं, तो पीएमएलएन कभी भी उस तरह के एजिटेशन में नहीं जाएगी
जिस एजिटेशन के नतीजे में उनके ताल्लुकात जो है वो से बिगड़े। दूसरी बात यह कि जो पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम है वो ये कि देखिए चौधरी एतजाज एहसन सख्त तरीन मुखालिफ हैं PMLN के। वो PTI से बात करने को तैयार हैं, PMLN से बात करने को तैयार नहीं है। और माजी में भी 2014 से 2018 तक जिन दो लोगों ने PMLN और पीपल्स पार्टी में दूरियां बढ़ाई हैं, उस वक्त चौधरी निसार थे PMLN की तरफ से और इधर से चौधरी एतजाज। तो निसार तो अब नहीं रहे, लेकिन चौधरी एतजाज अभी भी हैं और वो वक्तन फवक्तन उनके बयानात भी आते रहते हैं। तो पीपल्स पार्टी के लिए प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगर कोई अफरा तफरी हुई और उसमें सिंध गवर्नमेंट उड़ गई तो फिर सिंध में बहुत से मामलात उनके खराब हो जाएंगे। तो वो उनको उसके बावजूद भी वो सिंध से आगे तो जैसे आप कह रहे थे मजहर, जैसे आप कह रहे थे आज जिस तरह बात दिले नाख्वास्ता, बड़ा वो अम्यूजिंग था दैट मोमेंट जब वो कह रहे थे जी आप लीड करें, और बिलावल भुट्टो ने एक नहीं 4 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आप लीड करें, और फिर आखिर में शहबाज शरीफ साहब ने नौजवान और ये उसको आगे ले जाने की बात करी दी कि ये ले जाएंगे। मैं थोड़ा सा आप तीनों को चाहूंगी कि इस तरफ बात करते हैं जरा कि अभी तो हम कह रहे थे ऑपोजिशन और हुकूमत को ये क्या कर सकती है, नैब जो है नैब का क्या बनने वाला है। देखिए मालिक, नैब में तो बड़ी क्लियर आज बात आ गई सामने कि जी ये बात आगे नहीं जाने लगी। वो जो शुरू हुई थी कल बड़ी धूम के साथ मीटिंग, वो तो आज डेडलॉक में ख़त्म ही हो गई। और साथ साथ वो FATF पे जो इकोनॉमिक टेररिज्म का जो क्लॉज वो कह रहे हैं, वो कहते हैं जी FATF से निकलने के लिए वी नीड दैट क्लॉज। ऑपोजिशन ने कहा हम किसी सूरत नहीं अलाउ करेंगे वो क्लॉज, एंड हु नोस के ये किस तरफ जाते हैं ये PMLQ इस इशू पे। तो ये नैब को आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं मालिक? एंड ऑल्सो कीप इन माइंड कि शहजाद अकबर साहब को अब एडवाइजर बना दिया इंटीरियर का, तो व्हाट आर वी गोइंग टू सी इन द कमिंग डेज ऑन दैट? नहीं, नैब पे देखिए पहली बात है FATF वाला बड़ा लेम आर्ग्यूमेंट है। FATF ने इनको ये नहीं डिमांड की कि आप ये पावर्स नैब को दें। FATF ने अगर मनी लॉन्ड्रिंग की पावर्स कही है तो वो उन्होंने कहा अपने कानूनी सिस्टम में रखें, तो उसमें है आपकी दूसरी FIA भी है, सब कुछ है। FATF किसी तरह भी नैब से नहीं जुड़ता। मालिक सॉरी मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं दे विल पुल इट ऑफ एयर इफ आई डोंट गो ऑन अ ब्रेक। आई सॉरी, आप समझते हैं ना ब्रेक का मतलब क्या होता है। ब्रेक लेते हैं, वापस आ रहे हैं, गिव अस 3 मिनट्स। नाज़रीन स्टे विद अस। सॉरी मालिक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें नैब की और फैटिफ की। जी सॉरी मालिक, आप एक्सप्लेन कर रहे थे, आप कहते हैं फैटिफ वाला इशू इज अ रियल इशू। हाँ, फैटिफ की जो कंडीशनैलिटीज है वो आपकी कानून में मांग रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में नहीं मांग रहे। तो अगर गवर्नमेंट उन चीजों पे स्टैंड ऑफ हटाना चाहे बड़े आराम से हट सकता है। आप सिर्फ नैब को ना दें, आप FIA को दे सकते हैं, आप दूसरे एजेंसीज को दे सकते हैं। सो दैट इज नॉट एन इशू। जो असल इशू एक बहुत बड़ा है वो 99 वाला कट ऑफ टाइम है। ऑपोजिशन कहती है कि 99 से पीछे ना जाएं, ये कहते हैं हम जरूर जाएंगे बिकॉज इन दोनों की गवर्नमेंट पहले थी। एंड आई थिंक के पीछे बिल्कुल जाना चाहिए। एक्सटेंशन पे तो बैक ऑफ कर गई है गवर्नमेंट के लिए, हम वो एक्सटेंडेबल टेंडर नहीं होगा उसका। ये एक बार्गेनिंग चिप है, लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि असल बार्गेनिंग चिप अभी भी वो नेशनल फाइनेंस कमीशन है जो जेन्युइनली मीनिंगफुल है। क्योंकि देखिए अभी क्या करेगी गवर्नमेंट अमेंडेड करके एक नया ऑर्डिनेंस भी निकाल सकती है नैब से। अगर वो लैप्स भी कर देगा तो सर्टेन अमेंडमेंट से अभी वो काम चला सकते हैं। और वो नैब पे इमरान खान मेरा नहीं ख्याल किसी भी तरीके से हाथ हल्का करना चाहेंगे ऑपोजिशन पे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे नैब ने ही उनकी जिंदगी हराम की हुई है। अगर नैब को उन्होंने सॉफ्ट कर दिया तो उनका एक बहुत बड़ा हाथ से निकल जाएगी बात। सो इस लिहाज से नैब फॉर मी राइट नाउ इज नॉट एन इशू। असल इशू इनका 18th अमेंडमेंट की नेगोशिएशंस है और ये बहुत बड़ी स्केल ऑफ मैटर करेगी। अब नाउ इट्स अ बिग बॉयज गेम। ये मुराद सईद या बिलावल की वेरी ऑनेस्ट लेवल की गेम नहीं है। नाउ इट्स अ बिग बॉयज गेम। चाहे वो
एक शहर में बैठे 18th अमेंडमेंट तो वैसे भी इज अ बिग बॉयज गेम एज वी ऑल नो। ये बताएं फहद, आप कैसे देख रहे हैं नैब को? देखें ना, ऑपोजिशन ने ये कहा कि जी जस्टिस खोसा ने भी इस पर बात की थी, और अभी ये देखें प्रेजेंट चीफ जस्टिस ने भी बात नहीं, जस्टिस बाकर ने भी कह दिया, एंड वी आर सेइंग कि आप उस तरफ लेके जाएं नैब को। लेकिन वेरी क्लियरली नैब तो डेडलॉक लग रही है, मतलब आज तो कहानी खत्म हो गई नैब पे डिस्कशन पे। सही कह रही हैं, नैब के हवाले से जो डिस्कशंस हो रही हैं उसमें कहीं पे भी जो है वो कोई मीटिंग पॉइंट नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त पोजिशन दोनों तो बिल्कुल क्लियर हैं, और जहां तक हमारी बात हुई है दोनों साइड से, तो बज़ाहिर मुझे फौरी तौर पर तो कोई ऐसा ब्रेक थ्रू नजर नहीं आ रहा जिससे हमें लगे कि जनाब नैब लॉज के हवाले से कुछ पेशरफ्त हो रही है। FATF के मामले में थोड़ी सी सूरत हाल जो है वो डिफरेंट है, और वो ये है कि पास तो होना है, यानी कि गवर्नमेंट ऑपोजिशन में कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, लेकिन क्योंकि जल्दबाजी में हो रहा है, यानी यहां तक मेरे कानों में बात पड़ी है कि ऑपोजिशन को यह भी खदशा है कि कल सुबह जो सेशन होना है, नेशनल असेंबली का भी होना है और सेनेट का भी होना है, कहीं उसमें टेबल ना हो जाइए और वो उसको बुलडोज करने की कोशिश ना करें। तो यानी कि टेंशन हुई भी है FATF के ऊपर और नैब के ऊपर के किस तरीके से उसको डीलिंक किया जाए। एक उससे बात और जुड़ी हुई है, अगर आप मुझे अलाउ करें, जो मालिक बात कर रहे थे, देखिए बिग बॉयज की गेम जो है ये बिल्कुल आ रही है, और असल इशू वही है जो शुरू में हमने बात की थी, और इसलिए भी क्योंकि उसमें बातचीत हो सकती है। NFC पे आपने देखा होगा कि हफीज शेख साहब जो है वो फारिग हो गए नेशनल कमीशन से। अब उसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो को पेशरफ्त हो रही है, बैटल लाइंस ड्रॉ हो रही है और निगोशिएटिंग पॉइंट्स जो हैं वो भी ड्रॉ हो रहे हैं। मेरे ख्याल में जो मरकज है, जो की फैक्टर होगा APC का, वो यही दो चीजें होंगी। बिल्कुल, और 18th अमेंडमेंट में जैसे आप कह रहे हैं उसमें भी नेगोशिएशंस होगी, और वहां भी इट्स अ सीरियस गेम लगता है, हर एक अपनी पोजीशन लेके जाएगा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया नाज़रीन, यहाँ हम अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं। हमारी तरफ से खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।